हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे इस कोविड टाइम के अंदर। आज हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू की थी, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, उस प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। धीरे धीरे करके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड एंड में इसके पूरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्लास जिन्होंने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार पहले पिछला वीडियो क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम आगे यूज करते जाएंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो आप एक बार इसको पीछे से स्टार्ट कीजिए, देन इस लेक्चर पर आइए, इसको सीरीज को प्रॉपर सीक्वेंस में चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस बिगिन दिस, इसको स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 15 तक कवर कर लिया था, आज हम आर्टिकल 16 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर 16 आपको जो इक्वालिटी बताता है, वो इक्वालिटी आपको ये बताता है कि इस देश में सरकारी नौकरी के ऊपर सबका बराबर का अधिकार है। ठीक है, अगर आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज कंप्लीट होते हैं तो आपको पूरा अधिकार है उस एग्जाम के लिए कंपीट करने का, उस जॉब के लिए कंपीट करने का। ठीक है, किसी भी ग्राउंड के ऊपर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसी रिजेक्शन का सिस्टम नहीं है अनलेस आपके क्राइटेरियाज उसमें उसके साथ पूरे सेट नहीं बैठते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है कि यही आर्टिकल आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरी है उसके लिए कंपीट कर सकते हैं। उसमें कोई नंबर ऑफ सिस्टम का बाढ़ नहीं है। हम देखते भी हैं कि एक वैकेंसी के ऊपर कितनी सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, फर्दर वो कहता है कि कोई भी सिटीजन आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है। किस बेसिस पर? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 15 में किया था। ठीक है, तो आपको दोनों आर्टिकल देखो सिमिलर हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 15 भी आपको बता रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 भी आपको बता रहा है कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जॉब के प्रोस्पेक्ट से। जहां आर्टिकल नंबर 15 ने हमें एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दी थी, वही आर्टिकल नंबर 16 हमें रिजर्वेशन देता है जॉब के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन को जब कई लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत बड़ा डिबेट है इसके लिए, सबके अपने अपने व्यूज हैं। फिलहाल के लिए हम इसको यही देखेंगे कि ये किस तरीके से इक्वालिटी को लेकर आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में जिन्हें अभी तक वो अधिकार, वो समानता नहीं मिली है जो मिल जानी चाहिए थी। फ्रॉम उस प्रोस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो इक्वालिटी की बहुत जरूरत महसूस होती है। तो आपकी सरकार चाहती है, आपका देश, आपका संविधान चाहता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चाहे वो जॉब्स की टर्म में हो, एजुकेशन की टर्म में हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी के चलते आज से कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट हुई थी हमारे पास, दैट इज योर अमेंडमेंट 103। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए हमने क्या किया था, आपकी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की थी इसमें हमने। ठीक है, 10% कोटा हमने इंट्रोड्यूस किया आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% कोटा मेंटेन किया है हमने इसके लिए। देखो बात वही है ना, इक्वालिटी को लेकर आना। तो अभी पहले तो इक्वालिटी आपकी जो हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे चल रही है, इन द टर्म्स ऑफ योर कास्ट, रिलीजन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अभी कुछ समय पहले इसको आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी हमें थोड़ा बहुत रिजर्वेशन को लाना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी को और लाया जा सके। ठीक है, ये भी एक डिबेट का टॉपिक है कि जब संविधान बना तो कभी इकोनॉमिकली बात नहीं हुई थी रिजर्वेशन को लाने की, क्योंकि रिजर्वेशन का मेन मुद्दा ही ये था कि रिप्रेजेंटेशन, उन वर्ग के लोगों को आगे लेकर आना जिन्हें अभी तक हम लोगों ने बराबरी नहीं दी है, लेकिन अभी यहां पर इसको इकोनॉमिकली किया गया है। सो लेट अस सी कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपको इस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में लेकर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिनकी एनुअल इनकम साल की 8 लाख रुपए से कम है, या फिर जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम का फार्मिंग लैंड है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है आपके पास। फर्दर वो आपको कहता है कि जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है किसी शहर के अंदर। ठीक है, सो ये मेजर कंडीशंस हैं आपकी। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपकी सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है कि 50% की कैप है आपकी रिजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, हमने पहले ही SC, ST, OBC, ठीक है,
नाउ अभी हमने ईडब्ल्यूएस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके पास जो रिजर्वेशन का कैप है वो 50% है, 50% से ऊपर किसी भी केस में हम रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इट मींस हमें जितना भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करना वो हमेशा किसके अंदर रहेगा, उस 50% की कैप में ही। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन कई बार हमसे पेपर में पूछे जाते हैं कि केसेस के बारे में, कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस किससे रिलेटेड है, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास किससे रिलेटेड है, केशवानंद भारती का स्टेट किससे रिलेटेड केस है। ऐसे ही हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वो केस है जिसने 50% रिजर्वेशन अलाउड की है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा केस है भारत का जिसकी वजह से रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ 50% की कैप पर है। तो इट्स इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत पेपरों में पूछा गया ये। एंड यही आर्टिकल नंबर 6 आपका जो 16 है उसका रिजर्वेशन का जो बुनियाद है वो यहीं से हम बना के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। राइट टू इक्वालिटी में नेक्स्ट कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचएबिलिटी, यानी कि छुआछूत, जिसको हम बोलते हैं कि हम किसी व्यक्ति को छूने से, अपने पास बिठाने से, किसी रंग भेद, नस्ल भेद के बात पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। ठीक है, इसको बार बार अमेंड किया गया है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि इसकी पहली जो अमेंडमेंट 1955 में थी, इसे 1976 में फिर से अमेंड किया गया था। ठीक है, इसे 1976 में फिर से अमेंड किया गया है। और मेन मुद्दा यह है कि हम लोगों को ध्यान देना है कि ये चीजें ना हो। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बाबा साहिब अंबेडकर जी के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि कितनी ज्यादा हार्डशिप के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं रुका, वो सिविल सर्वेंट तक बने, उन्होंने 4 बार डॉक्टरेट की डिग्री भी ली, स्टिल वो अभी भी इस समाज के लिए अछूते ही थे। वो जब सिविल सर्वेंट बने, उन्होंने जॉब एक्वायर किया, वो जब घर ढूंढ रहे थे, लोगों ने घर नहीं देते थे उनका जात पात के नाम पर। एक बार झूठ बोलकर, झूठ तो नहीं वैसे, उन्होंने उनसे जात नहीं पूछी तो उन्होंने बताई नहीं, तो झूठ नहीं है, सच छुपाना कहते हैं इसको। तो उन्होंने वो सच छुपाया था। तो जब किसी ने उनको बताया कि बी आर अम्बेडकर साहब तो एक निचली जात से हैं, तो कहते हैं कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया था उन्हें मारने के लिए, और वो किसी तरीके से वहां से भागकर बच के निकले। तो कहते हैं कि पूरे गांव को गंगा जल से धोया गया, पूरे घर को, पूरे गांव को गंगा जल से धोया गया कि एक अछूत व्यक्ति ने हमारे घर को अशुद्ध कर दिया है। तो अब इन चीजों से हम निजात पाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं समाज में, और हमने इस छुआछूत को खत्म करने के लिए ही स्टेप उठाया है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 कहता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी किस चीज की? अनटचेबिलिटी की टर्म पे, कि हम किसी को छूने से इंकार नहीं कर सकते। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यह आती है कि अनटचेबिलिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, किसी एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा ड्रॉबैक हो जाता है ये हमारे लिए। इसका मीनिंग बहुत वाइड भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ लूप होल, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो जाए, ठीक है, अनटचेबिलिटी के केस में, तो वो किसी भी तरह के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड नहीं रहता, ना पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए, ना स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस छुआछूत के कंसेप्ट में पकड़ा जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, उस पर साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है, तो इस प्रोस्पेक्ट से हम लोग उसे किसी भी तरह का पार्लियामेंट्री या स्टेट असेंबली का इलेक्शन कंपीट नहीं करने देते। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से पेपर में मोस्टली, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वन कैन मूव टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, कि इसमें से किस फंडामेंटल राइट की वायलेशन के केस में, उल्लंघन के केस में एक व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति के प्रति भी अपना केस दायर कर सकता है। वो है आर्टिकल नंबर 17। इसको मैं लिखता भी यही हूं कि 1:1 का आर्टिकल है। 1:1 का यहां पर मीनिंग ये हो जाता है हमारे पास कि अगर एक व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को छूने से मना करता है या कोई ऐसा काम करता है, तो उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में केस कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट केस करते हैं। यही मैंने आर्टिकल नंबर 12 में आपको समझाया था कि स्टेट का मीनिंग बहुत बड़ा है। सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, छोटे छोटे एक गवर्नमेंट ऑफिस, एक कमरे का ऑफिस जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में है। वो भी भेदभाव करेगा तो मैं पूरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस करूंगा। बट यहां पर आपका केस सिर्फ किसके खिलाफ रहेगा? एक व्यक्ति के खिलाफ। दिस इज द पावर दैट हैज बीन गिवन टू अस
अंडर द आर्टिकल नंबर 17। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियां। जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कुछ लोगों को सर की उपाधि मिलती थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि, जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि थी, ठीक है। सिन्हा जो हुआ, एसपी सिन्हा जी हुआ करते थे, जो पहले गवर्नर, पहले इंडियन गवर्नर बने ब्रिटिश काल के अंदर, बिहार और उड़ीसा के, उनके नाम के आगे भी सर लगता है। हरियाणा में एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हुआ छोटू राम जी, तो उनके नाम के आगे भी सर था। तो ब्रिटिशर्स अपने कार्यकाल में जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया हो, तो उनको सर की उपाधि दिया करते थे। आज भी है वहां पे कल्चर, हमारे यहां पर खत्म कर दिया गया है। मेरा देश कहता है जब समानता की बात हो रही है तो किसी का कंट्रीब्यूशन कम या ज्यादा नहीं हो सकता। हम उस मतलब इस बुनियाद पर नहीं चल सकते कि इसने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया तो इसको सर की उपाधि दे दो, इसको ना दो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मुझे पूछे कि सचिन तेंदुलकर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है राहुल द्रविड़ से, या राहुल द्रविड़ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है सचिन तेंदुलकर से, तो मैं इनको जज नहीं कर सकता हूं। सचिन तेंदुलकर अपनी जगह पर बहुत महानतम बल्लेबाजों में से एक है और राहुल द्रविड़ अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम आंकने बैठ जाएं सर और ऐसे टाइटल के बेसिस पर, तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटेड होगा, और डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते हैं आर्टिकल नंबर 15 के तहत। इसलिए हम किसी भी तरीके के टाइटल्स अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। देखते हैं कि क्या सिस्टम बैठता है इसका आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट प्रोहिबिट करती है कि आप किसी तरीके के टाइटल्स नहीं ले सकते सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को, ठीक है। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हाउएवर आर एग्जम्प्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिलती है, आप आर्मी में जाते हैं, मेजर, कर्नल, जनरल के रैंक तक जाते हैं, ये चीजें कमाई जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कहा कि चलो आज से आप मेजर या आज से आप डॉक्टरेट की उपाधि ले लीजिए, नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है इसको, और कमाई हुई चीज किसी को लौटानी नहीं पड़ती। इसलिए ये आपके नाम के साथ हमेशा रहेगा, ये एग्जम्पशन आपको दी गई है, ठीक है। फर्दर इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। आप किसी भी इंडियन को अगर कोई और कंट्री उपाधि देती है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फर्दर वो कहता है फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंडिया ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। आप किसी फॉरेन एजेंसी में काम करते हो इंडियन के तौर पर, गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया, तो भी आप किसी उपाधि को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बेसिकली एम्बेसी वगैरह के जो लोग हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले चेंजेस किए गए थे कि अगर आपको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ये आपके नाम के साथ लग सकते हैं क्योंकि ये भी कमाए गए हैं। किसी को पद्मा अवार्ड देना, भारत रत्न देना, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो ये भी आपके नाम के साथ रहता है, ठीक है। ये एग्जम्पशन अभी थोड़े टाइम पहले बनाई गई हैं क्योंकि हम किसी को ऐसे ही पद्मा अवार्ड्स नहीं दे देते या किसी को हम ऐसे ही भारत रत्न नहीं दे देते। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, इस देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उनको सम्मानित करना बहुत जरूरी है, तो वो अपने नाम के आगे वो चीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारे जो पहला हेडिंग है फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू इक्वालिटी, वो खत्म होता है, ठीक है। सो क्लास अगर यहां तक आपको कोई डाउट रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को दोबारा से रिकॉल करेंगे, लाइव क्लास में इसको सॉर्ट आउट करेंगे या फिर कमेंट के थ्रू ही उसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, वो है राइट टू फ्रीडम। दूसरा फंडामेंटल अधिकार, मुझे स्वतंत्रता दी गई है, आजादी दी गई है। अब वो आजादी कैसी है, किस तरीके की है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली आजादी है मेरी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। पहली आजादी मुझे किस चीज की दी गई है, बोलने की, ठीक है। इसको डिटेल में देखते हैं कि सिटीजन्स को हमने किस किस तरीके की आजादियां दी हैं, ठीक है। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने का मुझे पूरा अधिकार है, और ये जरिए बहुत सारे हैं। मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल के थ्रू लिख सकता हूं, मीडिया में बैठकर बहस कर सकता हूं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप देखते ही हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पे हम कई बार हैशटैग ट्रेंड कर लेते हैं, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, ठीक है। तो हमें अपनी बात को कहने का पूरा हक है किसी मंच के जरिए, ठीक है। हम रैलीज करते हैं, ठीक है, कोई विद्रोह करते हैं तो हम उसमें अपने भाषण को दे सकते हैं ना, लेकिन भाषा का हम ख्याल रखेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, आप किसी के साथ गाली गलोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये संवैधानिक हक नहीं है हमारा, संवैधानिक छोड़ो, ये लीगल भी नहीं है, ठीक है। तो ये राइट नहीं है कि आप किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, कोई टिप्पणी ऐसी करें जो कि संवैधानिक तौर पर आपको अलाउड नहीं है,
ठीक है। तो भाषा का ध्यान रखते हुए हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, देखते ही हम लोग पॉलिटिशियंस एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, वो वैलिड है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। फर्दर टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हमें स्ट्राइक करने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट पर ही मिलता है। जैसे किसानों ने धरना दिया, ठीक है, पीसफुल था, कोई हथियार नहीं उठे, कोई कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई को जीता भी, तो ये हमें अधिकार है, ठीक है, कि हम उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम यूनियन बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, यह भी मेरा संवैधानिक हक है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में मुझे कहीं पर भी जाने का अधिकार है। मैं हरियाणा में हूं तो मैं पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, असम, मेघालय कहीं भी जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कोई टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड की है तो मैं वहां एंट्री नहीं ले सकता हूं, यह ध्यान रखना, ठीक है। कई जगहों पर इसको इनर लाइन परमिट बोलते हैं हम लोग, तो कई बार वो इशू करवाना पड़ता है, तो है। अदरवाइज जहां पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन दिस कंट्री, ओके। फर्दर टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको पूरे भारत में कहीं पर भी जाके रहने का, सेटल होने का पूरा राइट है, ठीक है। बट कुछ स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि गवर्नमेंट कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस करती है, तो हमें उस रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप हिमाचल में जगह नहीं ले सकते, उत्तराखंड की कुछ जगहें ऐसी हैं, जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो नहीं होगी। बाकी आप इस दुनिया में कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी जाके रहकर काम कर सकते हैं। देखते हैं ना हम लोग, नॉर्थ इंडियन लोग इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट से कई बार बेंगलोर में सेटल्ड हैं, आपके चेन्नई में सेटल्ड हैं, पूना में सेटल्ड हैं, तो ये राइट है मुझे कि मैं कहीं भी जाके रह के सेटल हो सकता हूं, ठीक है। आर्टिकल 19F आपका ओमिटेड है, ये प्रॉपर्टी का राइट हुआ करता था, अभी नहीं है ये, ठीक है। ये आज की डेट में मेरा लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखना, ओमिटेड है, आज की डेट में निकाल दिया गया है इसको, ठीक है, 1978 के अंदर। फर्दर मेरे पास आता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, उसमें भी किसी की कोई दखलंदाजी नहीं है, ठीक है। मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूं, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मैं IAS की तैयारी करूं, मैं बैंकिंग की तैयारी करूं, वो भी मेरा पूरा राइट है, ठीक है। मैं IIT से इंजीनियरिंग पास करने के बाद चाय की दुकान खोल लूँ, वो भी मेरा राइट है। तो मुझे ऑक्यूपेशन भी ऐसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था ना, राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम चला आ रहा था धर्म जात पात के नाम पर, वो नहीं है अब, ठीक है। तो ये भी मेरी फ्रीडम है। तो ये सारे फ्रीडम के राइट्स हमें मिलते हैं आर्टिकल नंबर 19 के तहत, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे 2005 में जोड़ा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आर्टिकल आपको कहता है 19A कि मुझे जानकारी का अधिकार है, ठीक है। ये भी मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि क्या हो क्या रहा है, जो भी चीज आपके सामने है, कोई चीज आपको गलत लगती है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, जैसे डिफेंस फोर्सेस के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको RTI का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IB है, रॉ है, इनकी डिटेल्स आपको नहीं दी जाएंगी। कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो इसरो DRDO की, वो भी नहीं दी जाएंगी। तो कुछ डिपार्टमेंट इससे एग्जम्प्टेड हैं, वरना मोस्टली तकरीबन सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। इसकी डेट याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछी जाती है। डेट है अक्टूबर 12, 2005। ये वो डेट है जब आपके आर्टिकल नंबर 19A को ऐड किया गया था फॉर द फंडामेंटल राइट्स। तो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लीगल राइट भी है। ये क्वेश्चन की कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है आपकी, ठीक है। पूछा गया था कि RTI क्या है, ये फंडामेंटल राइट है सबसे पहले, क्योंकि फंडामेंटल राइट में ही लिखा गया 19A आर्टिकल में, ठीक है क्लास। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। कन्विक्शन का मतलब होता है अपराध सिद्ध हो जाना, ठीक है। कन्विक्ट होना कहते हैं ना, कन्विक्ट हो गया बंदा, कन्विक्ट मतलब आरोप सिद्ध हो जाए, ठीक है। ऑफेंसेस के केस में हमारे जो ऑफेंस हमने अपराध किया वो सिद्ध हो जाए, ठीक है, तो उससे सजा मुकर्रर हो जाती है हमारी, ठीक। तो अब सिस्टम क्या कहता है आपको कि जब तक आपने कोई क्राइम नहीं किया तब तक कोई सजा नहीं होगी। अब वो कैसे सिस्टम पे, इसको 1 by 1 पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। और पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ।
इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ द लॉ। जब कोई कानून किसी समय पर बना हुआ है, जब तक कोई उस कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक आपको सजा नहीं मिलती, ठीक है। हमारे सर ने जब हमें पढ़ाया था तो उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी इसको समझाने के लिए कि कानून आप जितना तोड़ते हो ना उतनी कानून आपकी हड्डियां तोड़ता है, ना एक ज्यादा ना एक कम, ठीक है। तो जितना तुम कानून तोड़ोगे उतनी हड्डियां तोड़ी जाती है। तो वही चीज वो यहां आपको कह रहा है कि देखो पेनल्टी, वो कह रहा है कि नॉर बी द सब्जेक्टेड टू बी द पेनल्टी ग्रेटर देन विच ही माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ। जितना उसने गुनाह किया उतनी ही सजा है, ना ज्यादा मिलेगी ना कम मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सेज, ठीक है। सेकेंडरी इसमें चाहती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपैरिडी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह पे कंट्रोवर्सी है इसकी। No person shall be persecuted or punished for the same offense more than once। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। आपने किसी का मर्डर किया, आपने 14 साल जेल काटी, आप बाहर आ गए, आपका काम खत्म। उसके बाद आपको इस समाज में उतनी ही इज्जत से जीने का अधिकार है जितना मुझे। आपने क्राइम किया, आपने सजा भुगती, कहानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि कोर्ट कहेगी अच्छा इसने मर्डर किया था आज से 14 साल पहले, इसको दोबारा से अंदर डाल दो, नहीं। एक ही केस में आपको दोबारा सजा नहीं हो सकती। दोबारा मर्डर करोगे, दोबारा अंदर चले जाओगे, वो बात अलग है, लेकिन एक ही केस में आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट डबल जियोपैरिडी सेज, ठीक है। फर्दर सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ, यानी कि कोई भी आपको आपके खुद के लिए विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप अपने लिए विटनेस नहीं हो सकते, आपके लिए विटनेस कोई और होगा और आप अपने लिए खुद अपना अपराध सिद्ध नहीं करोगे। The person who has been brought to the court is innocent. It's a duty of the prosecutor to prove him guilty. जिस व्यक्ति को हम कोर्ट में पेश करते हैं वो टोटली निर्दोष होता है। ये सामने वाले मौकिल की जिम्मेदारी होती है कि आपका अपराध सिद्ध करे। चार्जशीट सुना होगा ना आपने, चार्जशीट लगती है, धाराएं लगाई जाती हैं, तो सामने वाला जो जज होता है, जज कह रहा हूं, वकील होता है, वो एक एक करके उन धाराओं को प्रूफ करता है। तो जितनी धाराएं प्रूफ होगी उतनी ही सजा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50 धाराएं लगा दी तो सिर्फ 2 ही सिद्ध हुई, तो सजा भी 2 की मिलेगी, 48 का कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल फर्दर स्टेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस देश में आपको आपकी जिंदगी बिल्कुल आपके हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। उसमें आप किसी को आंसरेबल नहीं हो कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, ठीक है। हर तरह से ये बहुत वाइडर मीनिंग है। और आप कभी आप नोटिस करो तो सुप्रीम कोर्ट में कई टाइम टू टाइम ऐसी जजमेंट्स आती रहती हैं जहां पे कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, जैसे राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू गेट फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट हैंडकफ्ड, ठीक है, राइट टू हैव अ गुड एनवायरमेंट। एक साफ सांस लेना भी मेरा संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे हम कई बार देखते हैं पोल्यूशन इतना फैल रहा है दिल्ली के अंदर, तो अगर देखा जाए ना तो अगर हम लोग चाहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है आर्टिकल 21 के तहत। एक साफ सांस लेना भी मेरा अधिकार है, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा संविधान मुझे कहता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें होना चाहिए कि साफ पीने का पानी मुहैया करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो बहुत वाइडर मीनिंग में इसको इंफ्रारेड राइट्स बोलते हैं। 28 से ज्यादा हैं ये इंफ्रारेड राइट्स हमारे, जिसमें लास्ट एक रिसेंटली ऐड हुआ था, बहुत कंट्रोवर्शियल था 2017 के अंदर, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। हम लोग कई बार व्हाट्सएप यूज करते हैं तो देखते हैं ना उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है दिस चैट इज वन एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड, यानी कि इसको कोई थर्ड पार्टी रीड नहीं कर रही है। ये सिर्फ उन 2 लोगों को पता होगा जिसने मैसेज सेंड किया है और जिसने मैसेज रिसीव किया है। 2 लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन है, नो थर्ड पर्सन कैन रीड इट। तो राइट टू प्राइवेसी भी मेरा अधिकार है। अभी 2021 में आईटी एक्ट्स पास हुए थे जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द सोर्स, कि किस सोर्स से वो मैसेज जनरेट हुआ है। दे वांट टू नो अबाउट दिस। उनको बीच का कोई डाटा नहीं चाहिए उन लोगों को पकड़ने के लिए जो जिसे हम बोलते हैं कि अफवाह फैलाते हैं, ठीक है, बैड न्यूज स्प्रेड करते हैं। तो उसके लिए था, अभी तक बहुत कंट्रोवर्सी में है ये चीज, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 2021 की थी, 2002 की थी हमारी, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 21A को ऐड किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज 6 to 14, सर्व शिक्षा अभियान। देखो, शिक्षा एक बहुत ही बेसिक राइट है जो हमें मिलना चाहिए। और जब हम इस देश को देखते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा का कितने बड़े लेवल पर आज बिजनेस हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसके ऊपर सबका बराबर का अधिकार हो। जो अफोर्ड कर सकता है वो चाहे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में लंदन में जाके बैठ के, अमेरिका में जाके पढ़े,
लेकिन अगर मैं इंडिया में हूं तो मेरे से ये अधिकार कोई ना छीने कि मैं आर्थिक समस्याओं की वजह से पढ़ लिखने से रह जाऊं। तो मेरे देश मुझे कहता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है 6 to 14 एज तक, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें मिड डे मील वगैरह भी हमें मिलता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम्स में से एक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं क्लास, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको पता होने चाहिए, आप इसको रेड कीजिए। गोपालन केस 1950 का अगेंस्ट द स्टेट ऑफ मद्रास एंड मेनका गांधी केस 1978। ऐसा क्या था इन दो केसेस ने जिन्होंने भारत का इतिहास बदल के रख दिया फंडामेंटल राइट्स के प्रोस्पेक्ट में, कि आर्टिकल नंबर 21 की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बनती है। यू विल हैव टू डू दिस। एक बार इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी डिटेल्स जरूर दूंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट, ओके। चलिए फर्दर चेक करते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको कोई बेवजह भी अरेस्ट नहीं कर सकता, फ्रीडम है ना, आप घूमो कहीं नीचे, मैं भी घूमूं, इधर उधर जा सकते हैं हम लोग, कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहीं पार्क में बैठे हो पुलिस वाला उठा के ले जाए, अनलेस कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हो। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं तो वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर, ठीक है। जब तक कोई क्राइम नहीं किया तब तक कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो अरेस्ट के खिलाफ आपके कुछ राइट्स दिए गए हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आफ्टर अरेस्ट भी क्या राइट्स हैं और अरेस्ट का क्या सिस्टम है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट और नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू बी कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। सिंपल भाषा में बात करते हैं। पहली बात, अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको बताना जरूरी है कि आपने उस बंदे को अरेस्ट किस केस में किया है, क्या कारण था कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। सेकंड, आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने आप को लीगली डिफेंड करो, ठीक है। विद इन 24 आवर आपको एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, बताना पड़ता है हमने बंदा पकड़ा है, किस कारण से पकड़ा है, और आप रिमांड जिसको बोलते हो उसको ले लेते हो। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो। मुझे पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का। और देखो ये अधिकार इतना बड़ा है कि हमने अमीर अजमल कसाब को भी डिफेंड करने का राइट दिया था उसे। एक फॉरेनर है, टेररिस्ट है, 166 मर्डर उसके सिर के ऊपर है, ठीक है। देश में इतना बड़ा उसने आतंक फैलाया, स्टिल हमने उसे राइट दिया कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है, यह डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि वो सिटीजन नहीं है था इस देश का, लेकिन स्टिल ये राइट है हम सबको, ठीक है। सिटीजन को राइट होता है, फॉरेनर्स को भी। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो मैं आपको बता रहा था। इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं होगा कि आप उस बंदे को कब पकड़ कर लाए हो, ठीक है। जब पकड़ा है उसके बाद 24 आवर्स तक पेश करना है। जर्नी का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर लंदन से पकड़ के लेके आओगे दिल्ली तक तो 24 घंटे पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो टाइम कैंसिल होगा। दिल्ली लैंड करने के बाद फिर 24 आवर्स के अंदर आप उसको करोगे, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉराइज्ड ऑफ द मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर मैंने किसी को डिटेन किया है, मैंने उसको डिटेन किया है, मतलब मैंने उसको अरेस्ट तो कर लिया लेकिन अभी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, सेंसिटिव केसेस है। कोई पर्सन मेरे देश के अगेंस्ट स्कीम करता है, वो बहुत बड़ी प्लानिंग करता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो मैं उसे डिटेन कर सकता हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट्री इसके लिए अलाउ करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद नहीं। लेकिन इसको री एक्सटेंड किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसमें क्या है, प्राइवेट डिटेंशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि प्राइवेट डिटेंशन कुछ केसेस में की जाती है। आपने कुछ एक्ट पढ़े होंगे, टाडा, संजय दत्त के केस में बड़ा फेमस हुआ था। ऐसे ही पोटा है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे एक्ट्स के केसेस में जहां हम टेररिज्म को प्रिवेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर अभी अपराध किया नहीं है लेकिन आपने अपराध सोचा है और वो अपराध बहुत बड़ा है, ऐसे केसेस में आपको डिटेन किया जा सकता है। ये अधिकार आपके राइट्स दिए जाते हैं कुछ स्पेशल फोर्सेस को, ठीक है, ताकि वो देश की रक्षा में आ सके, ठीक है। सो क्लास इसको आज हम यहीं तक कवर करेंगे, ठीक है। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इन लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन जल्दी में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा कॉपरेट करें और धीरे धीरे सीरीज को कंप्लीट करें और जुड़े हमारे साथ, ताकि हम इसको और अच्छे से कर सकें, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू ऑल द सेफ्टी। थैंक यू सो मच।